अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। आई होप मेरी आवाज़ क्लियरली आ रही होगी। काइंडली वेरीफाई करते हैं एंड देन वी विल स्टार्ट इन अ बिट। चलें जी, लेट्स स्टार्ट। ओके, लास्ट क्लास से ही कंटिन्यू करते हैं। लास्ट क्लास हमने जब छोड़ी थी, वी वर डिस्कसिंग एरेज़ को हमने तकरीबन डिस्कस कर लिया था, सारी चीज़ें उसकी। एरे को हम इनपुट किस तरह से ले सकते हैं एरे के तमाम वेरिएबल्स के अंदर, फिर उनको सबको प्रिंट हम करवा सकते हैं। हमने ये देखा कि लूप्स को यूज़ करते हुए हम मुख्तलिफ़ तरीक़ों से एरे के मेंबर्स को मैनिपुलेट भी कर सकते हैं। जिस तरह हमने रिवर्स ऑर्डर में उसको प्रिंट करवाया, हमने सम प्रिंट किया था एरे के मेंबर्स का। इस तरह देयर आर मल्टीपल वेज, मल्टीपल थिंग्स दैट वी कैन डू व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट एरेज, स्पेशली व्हेन वी यूज़ लूप्स। अगर हम लूप्स को यूज़ कर रहे होते हैं, जो कि एक बेसिक कंस्ट्रक्ट है, आपको अगर एरे पे काम करना है तो लूप को आपको यूज़ करना ही पड़ेगा, अदरवाइज़ एरे का कोई मकसद ख़ास समझ में नहीं आता। इट्स जस्ट टू मच वेरिएबल्स, दैट्स इट। लेकिन उन वेरिएबल्स की इंडेक्सिंग जो है, जो कि ज़ीरो से स्टार्ट होती है, फिर 0 1 2, ये एक काफ़ी काम की चीज़ है। और अगर इंडेक्सिंग को हम यूज़ करें तो हम एक दो दफ़ा लिखी हुई चीज़ को 1000 दफ़ा भी रन करवा सकते हैं ऑन डिफरेंट वेरिएबल्स। जैसा कि हमने देखा लास्ट क्लास के अंदर, x0 पे काम हुआ, वही काम फिर हमने x1 पे करवाया, वही काम हमने x2 पे करवाया। इस तरह जितने आप चाहें वेरिएबल्स बना सकते हैं, एज़ मच एज़ योर मेमोरी परमिट्स, और उतने वेरिएबल्स को जो है हम जो है यूज़ कर सकते हैं, मैनिपुलेट कर सकते हैं। आज हम एरे की एक मुख्तलिफ़ टाइप को पढ़ना स्टार्ट करेंगे, लेकिन उससे पहले एरे की कुछ चीज़ें हैं जो कि सिर्फ बतानी है मैंने आपको, उसमें समझाने वाली कोई चीज़ नहीं है, कोई नया टॉपिक नहीं है। लेकिन बस थोड़ी चीज़ें हैं जो कि मुझे बतानी है। सो लेट मी शेयर द स्क्रीन विथ यू, देन वी विल स्टार्ट द कोडिंग। आई होप स्क्रीन आप सबको विजिबल होगी। एक दफ़ा वेरीफाई भी कर दें। एंड राइट, नॉट दिस। तो ये एक ऐसा कोड है जो कि हमको समझ में आ जाएगा, क्योंकि लास्ट क्लास में यही काम हमने किया था। एक क्विक रिकैप अगर हम कर लें तो दिस इज़ एन एरे का नाम है x, और इसका साइज़ है 5, विच मीन्स इसके अंदर 5 वेरिएबल्स हैं, x0 x1 x2 x3 एंड x4। ये 5 वेरिएबल्स हैं। आई मैंने एक वेरिएबल बनाया इन ऑर्डर टू यूज़ दैट इन आवर प्रोग्राम। उसको इनिशियलाइज़ मैंने नहीं किया, मैंने एक फॉर लूप चलाया, इसको इनिशियलाइज़ किया आई को 0 से, और आई लेस देन 5 तक चलना चाहिए, यानी कि 0 1 2 3 4 तक चलना चाहिए, बिकॉज आई एम इंक्रीजिंग इट, नॉट गोइंग फ्रॉम 0 टू -1, आई एम गोइंग फ्रॉम 0 टू 1। सो 0 1 2 3 4 तक ये लूप चलेगा। और क्या काम करना है इस लूप ने? इस लूप ने ये दो काम करने हैं। सबसे पहले वो ये प्रिंट करेगा कि एंटर अ वैल्यू एट एक्स, सम वैल्यू, विच वैल्यू, कॉमा के बाद पहली वैल्यू आई की वैल्यू, यानी कि एंटर अ वैल्यू एट x0, फिर नेक्स्ट लूप में ये आएगा तो x1, एंड देन दिस इज स्कैनिंग द वैल्यू, यानी इनपुट कर रहा है वो वैल्यू x ऑफ i पे। नाउ रिमेंबर x ऑफ i इज जस्ट अ वेरिएबल, जस्ट लाइक अ वेरिएबल। तो x ऑफ 0 को जब आप इनपुट करना चाहोगे तो यू नो के स्कैन एफ के साथ जो है एम्परसेंड की साइन आती है। सिमिलरली जब ये पाँचों इनपुट हो जाएंगी तो वी आर प्रिंटिंग द वैल्यूज़ इन द एरे इन रिवर्स ऑर्डर, और प्रिंटिंग के लिए ये लूप है जो कि रिवर्स ऑर्डर में चल रहा है। इट स्टार्ट्स फ्रॉम 4, एंड इट डिक्रीजेज इट्स इंडेक्स नंबर 4 से 3, फिर 2, फिर 1, फिर 0, अप टू 0 तक ये चलेगा। और वो पांचों वेरिएबल्स जो हैं जिनकी वैल्यू आपने इनपुट की थी, x फर्स्ट वैल्यू विच इज़ i इक्वल्स टू सेकेंड वैल्यू विच इज़ द वैल्यू ऑफ एट इंडेक्स i। सो इसको मैं एक दफ़ा चला लेता हूँ आपके सामने, और फिर इसके बाद इसमें जो है वो हम एडिशंस करेंगे। सो इट्स जस्ट ये पहला लूप चल रहा है, एंटर अ वैल्यू एट x, दिस वैल्यू विच इज़ i 0। So let's suppose first value is this, second is this, third, fourth, fifth, and the values in reverse order are x4 से start हो रहा है, 4 की वैल्यू 7, and then 3 की वैल्यू, then 2 की वैल्यू, then 1 की वैल्यू, and then 0 की वैल्यू। ये काम ऐसा है जो कि हम लास्ट क्लास में कर चुके थे। एक चीज़ आपको ये बतानी है कि एरे को इनिशियलाइज़ हम किस तरह से कर सकते हैं। इनिशियलाइज़ का मतलब ये होता है कि जिस तरह से हम इनिशियलाइज़ करते हैं ना अपने वेरिएबल्स को, इनिशियल वैल्यू असाइन कर देते हैं, जैसे कि हमने ये इनिशियलाइज़ कर दिया एक्स को। इसी तरह मैं एक और वेरिएबल बनाता हूँ, इसको मैं इनिशियलाइज़ कर देता हूँ 8 से। इस तरह से हम जो यूजुअली सम का वेरिएबल बना रहे होते हैं उसको यूजुअली हम इनिशियलाइज़ कर देते हैं 0 से। तो हाउ कैन वी इनिशियलाइज़ आवर एरे? एरे के तमाम मेंबर्स को हम किस तरह से इनिशियलाइज़ करें?
अगर मैं ये चाहता हूँ कि x0 की जो वैल्यू है वो 1 से इनिशलाइज हो जाए, x2 की जो वैल्यू है वो 3 से इनिशलाइज हो जाए, इस तरह की कोई अगर मैं चीज़ करना चाहूँ तो उसका तरीक़ाकार ये है कि यू कैन शो इट लाइक अ सेट। आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं, आप इक्वल करें, बट बिकॉज दिस इज़ नॉट जस्ट अ वेरिएबल, आप डायरेक्ट वैल्यू नहीं लिखें, जितने मेंबर्स की आपको वैल्यू असाइन करनी है आप उतने मेंबर्स की वैल्यू लिखें। फॉर एग्जांपल x0 को मैं असाइन इनिशलाइज करना चाह रहा हूँ 2 से, x1 को इनिशलाइज करना चाह रहा हूँ 5 से, x2 को इनिशलाइज करना चाह रहा हूँ 6 से, x3 को इनिशलाइज करना चाह रहा हूँ 89 से, और x4 को इनिशलाइज करना चाह रहा हूँ 0 से। तो ये सारी वैल्यूज़ जो हैं वो इसको असाइन हो जाएंगी। सही है। अब जस्ट फॉर चेकिंग, मैं अगर इसको चेक कर लूँ, मैं ये प्रिंटिंग वाला लूप जो है कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ एंड लेट्स सी के अच्छा एक यहाँ पर इशू है, वो ये कि x एक एरे भी है और एक वेरिएबल का नाम भी मैंने रख दिया है, विच विल वर्क, बट इट्स बेटर कि आप इस तरह की कॉन्ट्रडिक्शंस पैदा ना करें। सिमिलरली ये इसकी रीडेफिनेशन है, आपने इंट x5 पहले से डिफ़ाइन किया हुआ है यहाँ पर आप दोबारा डिफ़ाइन कर रहे हैं, ठीक है। सो मैं इसको यहाँ पर डिफ़ाइन नहीं कर रहा, मैंने सिर्फ कुछ वेरिएबल्स बनाए पहले और आई एम जस्ट डिफाइनिंग द फर्स्ट टाइम दिस एरे ऑफ 5 एंड आई एम इनिशियलाइजिंग इट विद दिस वैल्यूज़। लेट्स सी कि इनमें यही वैल्यूज़ प्रिंट हो रही हैं या नहीं। रिमेंबर के रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट हो रही होंगी। सो x4 को 0 असाइन हो चुका है बिकॉज इट इज़ द लास्ट वैल्यू। 0 1 2 3 4 को ये होगा, 3 को 89, 2 को 6, 1 को 5 एंड देन 0 को 2 असाइन हो जाएगा। आप ये भी कर सकते हैं कि अगर आप चाहते हैं कि सिर्फ इनिशियलाइज़ करें स्टार्टिंग के 3 मेंबर्स को, तो आप ये भी कर सकते हैं, आप इसको हटा दें, आप तीनों को असाइन कर दें, ठीक है। ये काम भी आप कर सकते हैं। तो इट्स नॉट नेसेसरी कि आप सबको इनिशियलाइज़ करें, आप जितनों को इनिशियलाइज़ करना चाह रहे हैं आप उतनों को इनिशियलाइज़ कर दें, बाकी सारे 0 से इनिशियलाइज़ हो जाएंगे। 6 5 और 2 इनिशियलाइज़ हो गए, लेकिन 3 और 4 इनिशियलाइज़ नहीं हुए, ठीक है, वो 0 से इनिशियलाइज़ हो गए। बट इट्स नॉट लाइक के हमेशा 0 से इनिशियलाइज़ होंगे, गार्बेज वैल्यू भी हो सकती है, बट मोस्ट प्रोबेबली मोस्ट लाइकली इट इज़ द वैल्यू 0 बिकॉज द एरे इज़ एन इंटीजर टाइप्स जो है वो एरे। एक बात ये आपने नोट कर ली होगी होपफुली। दूसरी बात ये है कि एरे का जो साइज़ है, मैं ये सारी एक्स्ट्रा चीज़ें मिटा रहा हूँ, दिस इज़ एक्स्ट्रा 2। एरे का जो साइज़ है ये एक टिपिकल चीज़ है जो कि आपको हमेशा याद रखनी पड़ेगी। एरे का साइज़, चलें इस बात पर आने से पहले मैं एक प्रॉब्लम आपके सामने रखता हूँ एंड लेट्स से कि मैं ये चाह रहा हूँ कि ये जो लूप चल रहा है ना, इसको मैं हटा देता हूँ, इनिशियलाइज़ नहीं कर रहा हूँ मैं। इस प्रोग्राम में बेसिकली क्या हो रहा है अभी कि 5 साइज़ का एक एरे बनाया है और उसमें मैं इनपुट ले रहा हूँ और फिर जो है वो उसको रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट करवा रहा हूँ। ये चीज़ तो चलेगी खुद ब खुद। एक्चुअली मैं इस बात करना चाह रहा हूँ कि 5 दफ़ा इनपुट हो रही है क्योंकि 5 मेंबर्स हैं हमारे। फॉर एग्जांपल मैं प्रोग्राम चलाने के बाद यूज़र से पूछता हूँ कि आपको कितने साइज़ का एरे बनाना है और फिर उतनी दफ़ा लूप चलवाऊँ, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं यूज़र से अगर ये कहता हूँ, साथ साथ रहिएगा ज़रा, कि अगर मैं ये कहता हूँ कि भाई एंटर द साइज़ ऑफ एरे, जितना एरे का साइज़ यूज़र को चाहिए मुझसे मांग लेते हैं, चलें, और हम कहते हैं scanf %d एंड %, तो वेरिएबल है हमारे पास फारग, फारग है मेरा ख्याल फिलहाल, नहीं n बना लेते हैं, एक नया वेरिएबल बना लेते हैं n, उसमें हम वैल्यू ले रहे हैं यूज़र से, दैट शुड बी द साइज़ ऑफ आवर एरे। यूज़र अगर कहता है कि n साइज़ का बनाएं तो हम n साइज़ का बना सकते हैं। तो हम कहते हैं कि भाई x5 का ना बने साइज़ का, बल्कि xn वेरिएबल बने, और इसी तरह लूप भी 5 दफ़ा नहीं चले, जो वैल्यू यूज़र ने दी थी उतनी दफ़ा चले, अगर वो कहता है 10 दफ़ा चले 10 दफ़ा चले। सिमिलरली यहाँ पर ये 4 से स्टार्ट ना हो बल्कि n-1 से स्टार्ट हो, क्योंकि अगर वो देता है कि 10 है मेरे एरे का साइज़, तो आप 10 से स्टार्ट नहीं करेंगे, आप 9 से स्टार्ट करेंगे रिवर्स ऑर्डर। आपको पता है 0 से स्टार्ट होकर फिर 9 तक जाएगा वो। यहाँ तक बात समझ में आ रही है ना? यस नो में जवाब दें जल्दी से, यहाँ तक बात फॉलो कर रहे हैं? मैंने यूज़र से नंबर लिया है और मैं कह रहा हूँ यूज़र जो नंबर दे रहा है उतने साइज़ का मैं बना लेता हूँ अपना जो है एरे। लाजमी नहीं है कि मैं हमेशा अपने प्रोग्रामर ही कहे कि 10 का बने या 12 का बने, हो सकता है यूज़र को कभी नीड 12 की हो, कभी नीड 15 की हो, कभी नीड 50 की हो, तो हम ये काम कर लेते हैं। बट द इशू इज़ कि जब मैं इसको चलाता हूँ, लेट्स सी, मैं इसको जब बिल्ड करता हूँ तो ये बिल्ड हो जाता है, वाई? ओके, देयर शुड बी एन एरर। ये पुराने दिखा रहा है एरर्स।
ओके, लेट्स सी व्हाट हैपेंस. एंटर द साइज ऑफ एरे 7. ओके, जो मैं चीज़ बताना चाह रहा था वो यहाँ पर हो नहीं रही है. आई विल लुक इनटू इट कि ऐसा क्यों है, बट ओके, इट्स वर्किंग. इज इट वर्किंग और नॉट? सही आ रही है वैल्यूज सारी की सारी? एक दफ़ा वेरीफाई करें सबके सब, वैल्यूज सही आ रही हैं? ठीक है, वैल्यूज तो सही आ रही हैं. ओके ओके, लेट मी चेक समथिंग. मे बी इट इज़ अ न्यू अपडेट in this. Where is compiler? Come on, linker settings, compiler settings. C++11, C11. Okay, all right. Okay, so what I was about to tell you, it is because of this IDE. It is not a feature of C language. ठीक है, इस IDE को जिसको हम यूज़ कर रहे हैं, it is a feature of this IDE. अगर आप सिंपल किसी और IDE के ऊपर चलाते हैं तो there should be an error. ठीक है, and the error is कि लेट मी सी, अगर मेरे पास दूसरा कोई IDE मैं आपको उसके ऊपर भी करके दिखा देता हूँ. गिव मी जस्ट अ कपल ऑफ मिनट्स. राइट, ओके. जिस तरह से मैंने कहा कि ये सी का फीचर नहीं है, ये इस कोड ब्लॉक्स का फीचर है जिसमें ये सपोर्ट कर रहा है. मैं आपको अब दिखाता हूँ एक दूसरी चीज़. हम आई थिंक आपको याद होगा कि हम पहले, इससे पहले IDE से पहले पावर शेल के ऊपर काम कर रहे थे, राइट? आई होप कि आपको ये चीज़ याद होगी. यहाँ पर हम जो काम कर रहे थे वो विदाउट एनी इन्वायरमेंट काम कर रहे थे ना. इस तरह के बटन्स और ये एडिटर्स हमारे पास नहीं थे. हम कोड लिखते थे और फिर उसको यहाँ पर आके कंपाइल करते थे और रन करते थे. आई होप यू रिमेंबर दैट. ठीक है, अब फॉर एग्जांपल मैं वही चीज़ यहाँ पर चलाता हूँ. आई एम एट दैट लोकेशन, जिस लोकेशन के ऊपर मुझे ये चीज़ रखी हुई है, ये फाइल. एंड आपको याद होगा कि हम जब इसको कंपाइल करते हैं तो कंपाइलिंग का तरीका था ये, राइट? एंड जब मैं इसको कंपाइल करता हूँ तो यहाँ पर वो एरर आ रहा है, एंड दैट इज़ द एरर. और ये एरर आप लोगों ने समझना है कि ये एरर क्यों है. क्योंकि हो सकता, क्योंकि आप लोग जिस IDE पे काम कर रहे होगे, देयर आर हायर चांसेस कि उस IDE पे ये चीज़ सपोर्टेड ना हो. ठीक है, जिस पर जो ये कोड ब्लॉक सपोर्ट कर रहा हो सकता है, डेव पे सपोर्टेड ना हो सकता है, विजुअल स्टूडियो पे सपोर्टेड ना हो सकता है, किसी और. जिस तरह से ये एक बेसिक सी की लाइब्रेरी है और इसके अंदर ये चीज़ सपोर्टेड नहीं है. एंड व्हाट इज़ द एरर? इट इज़ एक्सपेक्टिंग कांस्टेंट एक्सप्रेशन एट लाइन 8. ये अगर देखें ना, लाइन नंबर 8 पर इस फाइल में, लाइन नंबर 8 पर ये क्या एक्सपेक्ट कर रहा है? कांस्टेंट एक्सप्रेशन. लाइन नंबर 8 कहाँ है? दिस इज़ योर लाइन नंबर 8. एग्जैक्टली इसके साथ मैंने रखा है, दिस इज़ योर लाइन नंबर 8. ठीक है, एंड द एरर इज कि सी लैंग्वेज के अंदर ये प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करती है कि इट रिक्वायर्स कि आप जो एरे बना रहे हो उसका साइज कंपाइल टाइम पे बताओगे आप. यानी कि जब आप कोड कंपाइल कर रहे हो ना, आपने लिंक नहीं किया, अभी रन नहीं किया आपने कोड, सिर्फ आपके कोड को कंपाइल किया जा रहा है. हमने देखा था तरीक़ेकार कि किस तरह से एक कोड रन होता है. वो पहले कन्वर्ट होता है, यानी कि कंपाइल होता है, फिर वो कन्वर्ट होता है मशीन लैंग्वेज के अंदर, और फिर मशीन उसको बाइनरी में एक्चुअली रन करती है. लेकिन इस सिचुएशन में जो आपको ब्लू स्क्रीन नज़र आ रही है, इस ब्लू स्क्रीन पर आपका जो कोड है वो बाइनरी में कन्वर्ट ही नहीं हुआ. और क्यों कन्वर्ट नहीं हुआ? क्योंकि वो कह रहा है कि लाइन नंबर 8 पे इसको कांस्टेंट एक्सप्रेशन चाहिए. कांस्टेंट एक्सप्रेशन से मुराद ये है कि यहाँ पर एरर ये आ रहा है कि एरे का साइज कांस्टेंट होना चाहिए, वेरिएबल नहीं होना चाहिए. अगर आप मेरे कर्सर को फॉलो कर रहे हैं तो ये जो n लिखा हुआ है ना, दिस शुड बी अ कांस्टेंट अकॉर्डिंग टू द लैंग्वेज स्टैंडर्ड्स ऑफ C एंड C++. दिस शुड बी अ कांस्टेंट. हमने यहाँ वेरिएबल लिया, यूज़र से लिया, और हमें नहीं पता कंपाइल टाइम पे, यानी कि जब ये कोड कंपाइल हो रहा होगा, जब इसको कन्वर्ट किया जा रहा होगा मशीन लैंग्वेज के अंदर, बाइनरी के अंदर, तब प्रोग्राम को नहीं पता कि x का साइज़ क्या है. एंड दैट इज़ द एरर. तो सी लैंग्वेज ये कहता है कि आपका जो साइज़ है इट शुड बी अ कांस्टेंट. जिस तरह से हम पहले कर रहे थे कि 5 दे दिया आपने, ये 10 दे दिया, जितना भी आपको साइज़ चाहिए था आपने वो दे दिया. ठीक है, सो ये चीज़ जो है ये आपको हमेशा ज़रा जहन में रखनी होगी कि एक्चुअली ये काम आप ऐसे नहीं कर सकते. आप यूज़र से नंबर लेकर जो है
उस साइज़ का आप वेरिएबल नहीं बना सकते। हाउएवर देयर इज़ वन अदर थिंग टू डू, अगर एक दूसरा तरीका है जिससे आप ये चीज़ अचीव कर सकते हैं, लेकिन उसमें भी यूज़र वैल्यू आपको कंपाइल टाइम पर ही देनी पड़ेगी, यानी कि एक वैल्यू जो है वो प्रोग्रामर ही देगा, वैल्यू को यूज़र नहीं दे रहा होगा। एंड द मेथड टू डू दैट इज़ यूजिंग मैक्रो। मैं जो वर्ड यूज़ कर रहा हूँ उसको ज़रा और से सुनिएगा, मैक्रो, ये वर्ड मैं यूज़ कर रहा हूँ। मैक्रो को हम यूज़ कर सकते हैं या मैक्रोज को यूज़ कर सकते हैं। देयर आर थाउजेंड्स ऑफ टाइप्स ऑफ मैक्रोज, बट जिस मैक्रो के ऊपर मैं अभी बात करने जा रहा हूँ आप ज़रा उसको और से सुनेंगे कि वो कौन सा मैक्रो है। अच्छा, मैक्रो का मतलब ये है कि कोई कीवर्ड ऐसे समझ लें, एक ऐसा कीवर्ड जो कि आप लिखेंगे, जिस तरह से प्रिंट एफ है या इंटीजर है या फॉर है, ये कीवर्ड्स हैं, इसी तरह कुछ कीवर्ड्स होते हैं। लेकिन ये मैक्रो ऐसे कीवर्ड्स होते हैं जो कि आप मेन से बाहर लिखते हैं। बाकी सारे कीवर्ड्स देखें आपने मेन के अंदर लिखे हुए हैं, ठीक है, लेकिन ये मैक्रो ऐसा होता है जो कि आपके प्रोग्राम का ब्रेन जो है, जो मेन आपका फंक्शन है पूरा का पूरा प्रोग्राम का, इस पूरे से पहले आप लिखते हैं, ठीक है। और जिस मैक्रो के अंदर हम इंटरेस्टेड हैं उस मैक्रो का नाम है डिफाइन, DEFINE। और मैक्रो जब भी आप लिख रहे होंगे इसको स्टार्ट करेंगे आप हैश से। वाई? बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट प्री प्रोसेसिंग। हम एक्चुअली प्रोसेसिंग आपकी यहाँ हो रही होगी, हमने ये पहले भी डिस्कस किया है। इससे पहले जितनी भी चीज़ें हैं वो हम प्रोग्राम से पहले रन करवाना चाह रहे हैं। तो अगर मैं लिखता हूँ हैश डिफाइन, फिर मैं एक वेरिएबल का नाम लिख देता हूँ x, स्पेस दे रहा हूँ मैं, ठीक है, और फिर स्पेस दे के मैं कोई वैल्यू लिख देता हूँ 4। इसको ऐसे ही समझें कि जैसे आपने मेन के अंदर लिखा है इंट x इक्वल टू 4। आप मेन के अंदर अगर ये लिखेंगे तो क्या होगा, x एक वेरिएबल बनेगा और फिर उसका जो नाम है वो 4 रख दिया, उसके अंदर वैल्यू जो है वो 4 रख दी जाएगी। रिमेंबर कि इसकी आप x छोटा भी लिख सकते हैं, जो कि मेन के अंदर अगर आप लिखेंगे तो आपको छोटा ही लिखना पड़ेगा, कैपिटल से आप स्टार्ट नहीं कर सकते, ठीक है। सो दिस इज द सेम एज दिस, but because we are trying to differentiate this x from any x that is been discussed in main, तो इसमें ज़्यादातर जो कन्वेंशन फॉलो की जाती है वो यही की जाती है कि आप मैक्रो का जो वेरिएबल है उसको आप कैपिटल से स्टार्ट करें, ताकि आप डिफ्रेंशिएट कर सकेंगे, ओके दिस इज़ अ मैक्रो वेरिएबल, नॉट जस्ट योर यूजुअल x और n वेरिएबल। सो इसमें क्या हुआ एक्चुअली, एक x वेरिएबल बन गया और उसके अंदर 4 जो है वो असाइन कर दिया गया, ठीक है। ये अभी मैंने समझाने के लिए आपको ऐसा कहा है, लेकिन एक्चुअली मेमोरी में ऐसा बिल्कुल नहीं है कि x एक वेरिएबल बनेगा और उसके अंदर 4 आ जाएगा, बल्कि गौर से सुनिएगा अब ये बात, यही बात जो है वो एक्चुअली इस पूरी जो हम काम करना चाह रहे हैं इसकी जिस्ट है वो ये कि मेमोरी के अंदर इस मैक्रो की वजह से x वेरिएबल बन के 4 उसमें स्टोर नहीं हो जाएगा, बल्कि 4 का नाम x रख दिया जाएगा। 4 का नाम x रख दिया जाएगा, यानी आप ये कह रहे हैं कि 4 तो पता है ना कंप्यूटर को कि क्या होता है, बस उस 4 का नाम अब x है, ठीक है। इससे फ़ायदा पता है क्या होगा, इससे फ़ायदा ये होगा कि अब आप इस x को, या इसका नाम मैं n रख देता हूँ, कैपिटल N, इस n को अब मैं कहीं भी यूज़ कर सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैं n लिख देता हूँ, सिमिलरली मैं यहाँ पर भी n लिख देता हूँ, और मैं यहाँ पर भी n लिख देता हूँ, ठीक है, और बस मैंने यहाँ n लिख दिया। अब हो क्या रहा है कि जिस तरह आपका कोड कह रहा था ना कि उसको यहाँ पर कांस्टेंट चाहिए, अब देखें आपको ये लग रहा होगा, अभी जो मैंने आखिरी बात की है उसको अगर आप थोड़ा इग्नोर करें तो उस स्टूडेंट को ये लगेगा, आपको ये लगेगा कि दिस इज स्टिल अ वेरिएबल, बट दिस इज नॉट एक्चुअली अ वेरिएबल, इट इज स्टिल अ कांस्टेंट, बिकॉज आपने 4 एक कांस्टेंट है उसका नाम n रख दिया है, दैट्स इट। तो जब आपने उसका नाम n रख दिया है तो प्रोग्राम को यहाँ पर n नहीं 4 नज़र आ रहा है, सिमिलरली यहाँ पर भी n नहीं 4 नज़र आ रहा है, यहाँ पर भी n नहीं 4 नज़र आ रहा है, ठीक है। तो फ़ायदा क्या हुआ हमें, पहला सवाल तो ये है कि हमें फ़ायदा क्या हुआ कि भाई 4 हम यहाँ पर भी लिख देते, यहाँ पर भी लिख देते, यहाँ पर भी लिख देते, बात तो वही हो गई, ठीक है। लेकिन फ़ायदा हमारे पास ये है इससे कि अगर मैं चाहता हूँ कि ये सारा काम अभी 4 के लिए हो रहा है, और अगर मैं चाहता हूँ कि 4 के लिए नहीं 10 के लिए हो, तो मुझे हर जगह आप 10 और 9 नहीं लिखना पड़ेगा, बल्कि मैं सिर्फ यहाँ पर आके 10 कर दूंगा, और अब ये कोड पूरा का पूरा 10 वेरिएबल्स के लिए चलेगा। और मैं यहाँ पर अगर n को 13 को नाम दे दूँ, n 13 दफ़ा चलेगा,
क्योंकि ये सारे कॉन्स्टेंट्स हैं 13 13 13। लेकिन अगर मैं इसको डिफाइन ना करूं और मैं कहूं कि अब मुझे ये कोड जो है वो 15 के लिए चलाना है, तो मैं यहाँ पर भी 15 करूँगा, यहाँ पर भी 15 करूँगा और यहाँ पर भी 15 करूँगा। ये तो हमने एक सिंपल सा कोड लिखा है। अगर थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स कोड होता तो आपको 10 जगह पर 20 जगह पर ढूंढ के उसकी वैल्यू चेंज करनी पड़ती। तो अगर आप मैक्रो डिफाइन कर देंगे, यानी कि एक कांस्टेंट का नाम दूसरा रख देंगे, तो आप वो कांस्टेंट चाहे जितनी दफ़ा भी यूज़ करें प्रोग्राम के अंदर, आप उसका नाम, उसकी वैल्यू अगर आप चेंज करना चाहेंगे तो वो सिर्फ आप मैक्रो में चेंज कर दें और आपको कहीं चेंज करने की ज़रूरत नहीं। फॉर एग्जाम्पल मैं इसकी वैल्यू 2 रखता हूँ, लेट्स सी व्हाट हैपेंस। ओके, ये काम तो हमारे करने का नहीं था ना, ये हम मिटा चुके हैं। एन को तो हम निगलेक्ट कर रहे हैं, हम इस एन का काम नहीं है। ठीक है, तो ये 0 से स्टार्ट कर रहा है। मैं एक वैल्यू देता हूँ 5, एक वैल्यू देता हूँ 87, बात ख़त्म, 2 वेरिएबल्स प्रिंट हो गए। सिमिलरली अगर मैं चाहता हूँ यही काम से 7 के लिए हो, तो मैं सिर्फ n की जगह यहाँ 7 कर दूंगा, बाकी सारी चीज़ें सेम रहेंगी। और अब ये कोड 7 दफ़ा चलेगा, 1 2 3 4 5 6 7, दैट्स इट, राइट। सो अगर आप अगर ये करना चाह रहे हैं कि यूज़र से नंबर लें और उस साइज़ का एरे बनाएं, तो दैट इज़ नॉट पॉसिबल। बट आप ये कर सकते हैं कि आप उस कोड को जनरलाइज कर दें। जनरलाइज मतलब उसमें नंबर्स ना लिखें बल्कि वेरिएबल लिख दें और उस वेरिएबल को डिफाइन कर दें किसी एक मैक्रो में। तो अब जहाँ जहाँ वो n लिखा हुआ है वहाँ वहाँ 7 एक्चुअली कंसिडर किया जाएगा। तो अगर यूज़र कहता है कि 8, तो ऑब्वियसली अब भी आप यूज़र से नहीं ले सकते, लेकिन अगर आपने चेंजेस करनी है तो पूरे प्रोग्राम में चेंजेस के बजाय आप सिर्फ n की वैल्यू चेंज कर दें एंड दैट शुड वर्क। ठीक है, ये कुछ चीज़ें थी जो कि एरे से रिलेटेड मुझे आपको बतानी थी। एरे से रिलेटेड कुछ और चीज़ें भी हैं जो कि मैंने आपको बतानी है, बट वो चीज़ें डिपेंड करती हैं कुछ और टॉपिक्स के ऊपर। तो हम कोशिश करेंगे कि पहले वो टॉपिक्स कवर कर लें, उसके बाद फिर हम इस चीज़ के ऊपर आएंगे। आज हम एक एरे पढ़ते हैं, एक मुख्तलिफ़ तरह का एरे पढ़ते हैं। और अभी तक हमने जितने भी एरे बनाए हैं वो इंटीजर एरे बनाए हैं इंटीजर एरे बनाए हैं। और हमने अभी तक फ्लोट का एरे नहीं बनाया, हमने अभी तक कैरेक्टर का एरे नहीं बनाया, हमने अभी तक और कौन सी होती है, डबल का एरे नहीं बनाया। लेकिन ये सब तकरीबन एक ही तरह काम करते हैं, एक्सेप्ट अ कैरेक्टर एरे। कैरेक्टर एरे एक स्पेशल टाइप का एरे है। तो अब हम ऐसा करते हैं, कैरेक्टर एरे बनाते हैं। इन सबको मैं अगर मिटा दूँ, मिटा नहीं दूँ बल्कि यूज़ करना पड़ेगा हमें, ये चले मिटा देते हैं, दोबारा लिख लेंगे, थोड़ी मेहनत कर लेंगे। फॉर एग्जांपल ये एन बी में रहने देता हूँ और ये आई बी में रहने देता हूँ। मैं ये कहता हूँ कि मैं एक एरे बना रहा हूँ कैरेक्टर टाइप का। कैरेक्टर टाइप का एक वेरिएबल बनेगा तो उसका नाम हो जाएगा क्यू फॉर एग्जांपल। और इसको अगर मुझे कुछ असाइन करना है क्यू को कोई कैरेक्टर, तो मैं कैसे असाइन करूँगा, तो उसको मैं सिंगल कोटेशंस में लिखूँगा। क्यू को मैंने एक कैरेक्टर असाइन कर दिया टी, जैसे ही मैं एक्स को असाइन करता हूँ 4, ऐसे ही मैंने इस वेरिएबल को जिसका नाम क्यू है उसको असाइन कर दिया है टी। इसको मैं कोई भी कैरेक्टर असाइन कर सकता हूँ, 3 भी एक कैरेक्टर है, एफ भी एक कैरेक्टर है, दिस वन इज़ आल्सो अ कैरेक्टर, दिस वन इज़ आल्सो अ कैरेक्टर, व्हाटएवर। बट मैं ये नहीं कर रहा हूँ, मैं एक वेरिएबल नहीं बना रहा हूँ, बल्कि मैं एक कैरेक्टर टाइप का एरे बना रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल साइज इसका n दे देते हैं, ठीक है, क्योंकि n हमने डिफाइन किया हुआ है, n इज़ 7। तो 7 साइज़ का एक कैरेक्टर एरे बन जाएगा। लेट सपोज कि मैं इसको इनिशियलाइज़ करता हूँ। इनिशियलाइज़ करने का तरीका क्या होता है, वी ऑल नो दैट, अभी हमने सीखा है कि आप इनिशियलाइज़ करेंगे कुछ वैल्यूज़ से। फॉर एग्जांपल मैं अपना नाम इसमें सेव करवाना चाहता हूँ, नाम के कैरेक्टर्स z है मेरे नाम के अंदर, ये चले कंप्यूटर लिखते हैं, c है, o है, m है, p u t, बताएं क्या गलती कर रहा हूँ मैं, e r। ये 7 1 2 3 4 5 6 7 कंप्यूट कर देते हैं, सिर्फ r को छोड़ देते हैं, 7 चाहिए ना, मैं 1 2 3 4 5 6 7। बताएं क्या गलती की है यहाँ पे, मैंने कैरेक्टर टाइप का एक एरे बनाया और उसके अंदर 7 कैरेक्टर्स जो हैं वो असाइन कर दिए। अब c जो है वो कहाँ स्टोर हो जाएगा, Q0 पे, o कहाँ स्टोर हो जाएगा, Q1 पे, m कहाँ स्टोर हो जाएगा, Q2 पे। कोई गलती नहीं है इसमें, थिंक अबाउट इट। एग्जैक्टली, फैसल सही कह रहे हैं। वही गलती है जो कि अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले भी बताई कि कैरेक्टर्स असाइन करने हैं तो वो सिंगल कोटेशंस में लिखे जाएंगे।
ठीक है, और सॉरी दैट्स इट। ठीक है, अब हम इसको प्रिंट करते हैं। प्रिंट करने के लिए हम एक फॉर लूप लगाते हैं। हम कहते हैं कि आई इक्वल्स टू 0, आई लेस देन एन आई प्लस प्लस, और हम प्रिंट करवा देते हैं क्यू ऑफ आई। ठीक है, ऐसे ही प्रिंट करवाते हैं। कैसे करवाते हैं? ओह ओके, प्लेस होल्डर नहीं लिखा हमने, सॉरी। परसेंटेज सी, कैरेक्टर वैल्यू ही प्रिंट करवाना चाह रहे हैं हम इसकी। सो लेट्स सी क्या प्रिंट होता है। ओके, देयर इज एन एरर। व्हाट इज द एरर? क्या एरर है? कोई अंदाज़ा लगा सकता है लॉग देखने से पहले? मुझे तो कुछ नज़र नहीं आ रहा। व्हाट टोकन? वेयर? एनीवन? कम ऑन, हेल्प मी आउट। इंट आई, वो तो डिक्लेयर हुआ हुआ है। इंट आई तो मैंने पहले डिक्लेयर कर दिया है, रीडिक्लेरेशन तो कहीं नहीं हो रही। यहाँ पर आई थिंक मैं कोई गलती कर गया हूँ। नहीं, इट लुक्स ओके टू मी। ये भी सही है। ब्रैकेट्स वगैरह को ज़रा चेक कर लें। प्रिंट एफ इसी तरह करते हैं ना भाई, याद दिलाएं। फॉर लूप स्टार्ट हुआ, ख़त्म। ओके, हियर इज द एरर। सेमीकोलन आता है, कॉमा नहीं आता। गुड, थैंक यू फैसल, आपका मैसेज मैंने बाद में देखा, लेकिन ओके थैंक यू। सो लेट्स सी क्या प्रिंट होता है। होपफुली प्रिंट हो जाएगा। यस, सो यू आर सीइंग के क्या प्रिंट हो रहा है? COMPUT, ये चीज़ प्रिंट हो रही है। राइट, सो एज एक्सपेक्टेड सही प्रिंट हो रहा है। ठीक है, अच्छा, इसको डिक्लेयर करने का, इसको कैरेक्टर एरे को की वैल्यूज़ असाइन करने का एक दूसरा तरीका भी है, विच इज़ अ वेरी बेटर वे टू असाइन और इनिशियलाइज द वैल्यू टू अ कैरेक्टर एरे। कि बजाय इसके कि आप इस तरह लिखें, आप इसको पूरे को ऐसे लिखते हैं कि आप इस पूरे में ये असाइन करना चाह रहे हैं। 0 पे ये, फिर 1 2 3 4 5 6। बट देयर इज़ एन इशू, वो ये कि कंप्यूट विल बी कंक्लूडेड एज अ वेरिएबल, जबकि ये वेरिएबल नहीं है। हम ये चाह रहे हैं कि ये वैल्यूज़ ऐसी की ऐसी इसको असाइन हो जाएं, तो विच मीन्स कि वी वुड हैव टू यूज़ इन्वर्टेड कॉमर्स। तो अब जो है आप C को, O को और M को 1 बाय 1 कैरेक्टर एरे के अंदर असाइन कर रहे हैं। अब आप ये देखें कि ये जो सारी चीज़ असाइन हुई है, नाउ इट लुक्स लाइक अ वर्ड, इट्स नॉट लुकिंग लाइक different variables, it's looking like one word, and that is a very interesting way. So you are assigning a word to a character. Now this character array is holding different type of characters in its variables, but as a user, yeah, even as a programmer, we are seeing that it is actually taking a complete word as an input. ठीक है, ये काम ऑब्वियसली आप इंटीजर में नहीं कर सकते थे, ये काम आप किसी और तरह के एरे में नहीं कर सकते थे, लेकिन आप कैरेक्टर एरे में ये काम कर सकते हैं, और इसमें हर एक कैरेक्टर को अलग तरह से ट्रीट करके अलग वेरिएबल के अंदर स्टोर करवाया जा रहा है। ये जो इन्वर्टेड कॉमा में चीज़ लिखी हुई है, दिस इज़ द वैल्यू, और ये जो मैंने सेलेक्ट किया हुआ है ना, इसको हम कहते हैं कि हमने एक कैरेक्टर एरे असाइन जो है वो डिक्लेयर किया हुआ है। कैरेक्टर एरे का ये बात अगर आप समझ लें तो इट वुड बी वेरी गुड फॉर यू इन ऑल द कमिंग टॉपिक्स। कैरेक्टर एरे का दूसरा नाम है स्ट्रिंग। हमने कहा था ना, वेरिएबल होता है एक स्ट्रिंग, और स्ट्रिंग टाइप में वर्ड्स स्टोर हो रहे होते हैं। दिस इज दैट स्ट्रिंग। आपने कैरेक्टर एरे बनाया, कैरेक्टर एरे कहें या स्ट्रिंग कहें, यू आर रेफरिंग टू द सेम थिंग, एक ही बात है। बहुत सारी लैंग्वेजेस जो कि थोड़ी सी एडवांस लैंग्वेजेस हैं, इवन C++ के अंदर भी स्ट्रिंग को एक अलग वेरिएबल भी बना दिया गया है। ठीक है, उसकी और फंक्शनैलिटीज उसमें ऐड कर दी गई हैं, बट दैट इज़ नॉट आवर थिंग टू अंडरस्टैंड एज ऑफ नाउ। आवर थिंग टू अंडरस्टैंड इज दैट कि कैरेक्टर एरे इज बेसिकली ए स्ट्रिंग।
कैरेक्टर एरे को हम स्ट्रिंग भी कह सकते हैं। तो अगर आप ये कहते हैं ना कि आपने कैरेक्टर एरे बनाया है साइज 7 का, तो यू कैन जस्ट से आपने एक स्ट्रिंग बनाया है साइज 7 का। ठीक है, एक बात ये हो गई। यहाँ तक बात क्लियर है, समझ आ रही है बात? हमने कैरेक्टर एरे बनाया और उसकी वैल्यूज़ को हमने प्रिंट करवा दिया। यस और नो? ओके, चलें, लेट्स डू समथिंग एल्स। जिस तरह से हम इंटीजर के साथ कर रहे थे ना, हम वही काम अब यहाँ पर करते हैं। फॉर एग्जांपल मैं इसको इनिशियलाइज नहीं करवाता किसी चीज़ से, ठीक है, और इसका थोड़ा सा साइज़ में बढ़ा देता हूँ, 20 कर देते हैं साइज़। अब देखिए, हमें यहाँ चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कुछ भी, ये 20 के ऊपर चल जाएगा। अब मैं प्रिंट नहीं करवा रहा हूँ क्योंकि मैंने कुछ असाइन ही नहीं किया है। आई विल स्कैन सम वैल्यूज़, मैं यूज़र से इनपुट लेना चाह रहा हूँ। अच्छा, अब मुझे आप ये बताएं, एक मिनट के लिए खुद भी सोचें ये कि यूज़र जब इनपुट दे रहा होगा तो वो किस तरह से इनपुट देगा। अगर मैं कहता हूँ कि स्ट्रिंग इनपुट करें, तो अगर फॉर एग्जांपल मेरा अपना नाम है ZUBAIR ज़ुबैर, अगर उसने ये इनपुट करना है तो वो तो ये चाहेगा कि मैं पूरा लिख के एंटर करूँ, या वो ये चाहेगा कि मैं Z लिख के एंटर करूँ, फिर U लिख के एंटर करूँ, फिर B लिख के एंटर करूँ, फिर A लिख के एंटर करूँ, फिर I लिख के एंटर करूँ। यू आर अंडरस्टैंडिंग द पॉइंट? इंटीजर के अंदर तो चलें ये बहुत अच्छा लग रहा था कि अलग अलग वैल्यूज़ आप एंटर करते जा रहे हैं, बट इन अ कैरेक्टर एरे यूज़र विल मोस्ट लाइकली, एंड इट इज़ वेरी गुड कि अगर आप ये काम करें कि यूज़र से एक ही दफ़ा सारी इनपुट है और फिर जब वो एंटर करे तो आप फिर उसको रीड करके और एक एक करके सारी वैल्यूज़ अलग अलग वेरिएबल्स में डालें। दिस इज़ वेयर इट इज़ ट्रिकी। आप कैरेक्टर को अगर रीड करेंगे तो क्या ऐसे होता है रीड या नहीं होता। इस ये करने के लिए वी विल यूज़ आवर सिंपल टेस्टिंग एंड डेवलपिंग टेक्निक। हम इसको चलाकर देखते हैं कि लेट्स सी क्या होता है। अच्छा, अभी ये वेट कर रहा है, हमने कोई प्रॉम्प्ट नहीं दिया था कि एंटर अ नेम या वट एवर, इसलिए अभी ये सिर्फ वेट कर रहा है। सो लेट्स से कि मैं इसके अंदर स्टोर करता हूँ, कंप्यूटर लिखता हूँ और एंटर कर देता हूँ। ओके, वी स्टिल डोंट नो कि क्या इसने वाकई ये इनपुट किया है या नहीं। सो वी विल हैव टू प्रिंट इट, प्रिंट एफ, जिस तरह से हम पहले कर रहे थे ना। सॉरी, लूप लगाते हैं हम एक। Now that loop is for printing. ठीक है, I think that's okay. Now let's try to run it. Nothing. Why? Now understand that. अब इसका ड्राई रन करते हैं हम, साथ साथ रहिएगा समझने में। यहाँ तक तो डिक्लेरेशन हो गई, 17 आई थिंक था, कितना था, 20 साइज़ का एक एरे बन गया। अब इशू ये है, देखें कि ये लूप पहली दफ़ा चलता है i = 0, तो इसने कहा कि भाई Q ऑफ i में इनपुट ली जाए। स्कैनफ क्या कर रहा है, Q ऑफ 0 में। तो आपने जो पूरा वर्ड लिखा था वो पूरा का पूरा वर्ड जो है उसमें चला गया। इसको 20 नहीं बल्कि थोड़ा कम कर देते हैं, थोड़ा आपको बेहतर समझाने के लिए 4 कर देता हूँ मैं। ये देखें, आपने लिखा कि भाई ये पूरी चली जाए, या थोड़ा सा इसको सही शॉर्ट कर देते हैं फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, क्योंकि 4 का हमारा एरे है, तो 0 1 2 3 4। आपने COMP लिख के जब एंटर किया तो ये COMP हम ये समझ रहे हैं कि चला जाना चाहिए आपके पूरे कैरेक्टर एरे में, यानी कि C चला जाना चाहिए Q0 पे, O चला जाना चाहिए Q1 पे, M चला जाना चाहिए Q2 पे, एंड P चला जाना चाहिए Q3 पे। बट ऐसा नहीं हो रहा है, ठीक है, दिस इज़ समथिंग एल्स, कुछ और प्रिंट किया जा रहा है। सिमिलरली अगर मैं ये कहता हूँ कि चलें 1 बाय 1 कर लेते हैं ना, अगर लूप चल रहा है तो ऑब्वियसली वो 4 दफ़ा चलेगा, 0 से लेके 1 2 3 तक। तो मैं 1 बाय 1 दे देता हूँ इनपुट में, कहता हूँ C चला जाए इसमें, फिर O चला जाए यहाँ पे, अगेन देयर इज़ एरर। ठीक है, सो ये एरर क्यों आ रहे हैं और ये स्पेसिफिकली एरर क्यों आ रहा है, ये आप ज़रा गौर से सुने। ये एरर वही एरर है जो कि तब आ रहा था जब हम इंटीजर के बाद, कैरेक्टर के बाद कोई इंटीजर इनपुट लेना चाह रहे थे यूज़र से, जब हमारी फिजिकल लैब्स भी हो रही थी। और उसमें क्या एरर था, उसमें यही एरर था कि एंटर को भी वो एज अ कैरेक्टर ट्रीट करता है। तो जब आपने C के बाद एंटर प्रेस किया तो C चला गया Q0 पे,
ठीक है, मैं सारी चीज़ें लिख नहीं रहा हूँ, साथ साथ रहिएगा। C चला गया Q0 पे, और आपने जो एंटर की प्रेस की ना, ये चली गई Q1 पे। फिर आपने O डाला तो O चला गया Q2 पे, और फिर जब आपने एंटर की प्रेस की तो फिर एंटर की चली गई Q4 पे, और अभी आपको एंटर की और ये Q, C और O प्रिंट करके दिखा रहा है, जो कि ऑब्वियसली रीडेबल नहीं है। एंटर की को आप किस तरह से प्रिंट कर सकते हैं? एंटर की कैन नॉट बी प्रिंटेड बट इट कैन बी स्टोर्ड, और वो स्टोर हो रही है, लेकिन आप जब प्रिंट करने की कोशिश करेंगे तो ये एरर आएगा। सो देयर इज़ अ बेटर वे टू यूज़ द इनपुट आउटपुट्स ऑफ अ स्ट्रिंग और अ कैरेक्टर एरे इज़ दैट कि आपको लूप की ज़रूरत ही नहीं है, मिटा दें, आपको लूप की कोई ज़रूरत नहीं है, एंड यू कैन जस्ट डू दिस like your usual printf and scanf. How? Scanf %c q of 0। क्या इनपुट होगा यहाँ पे, ज़रा बताएं किस तरह की वैल्यू इनपुट हो सकती है? एक कैरेक्टर इनपुट होगा ना सिर्फ Q0 के ऊपर, क्योंकि वो Q0 एक ही कैरेक्टर है। इसी तरह आपको Q1 के अंदर इनपुट लेनी है तो Q1 पे अलग करें, ये तो आप वही काम करने लग जाएंगे जो कि आप रूप में कर रहे थे। बट नो, आप ये चाह रहे हैं कि इस कैरेक्टर बाय कैरेक्टर एरे के अंदर सेव ना हो, बल्कि पूरी स्ट्रिंग के अंदर ये चीज़ सेव हो जाए। उसके लिए जो तरीकाकार है वो ये है कि आप %c के बजाय यूज़ करें %s फॉर स्ट्रिंग, और यहाँ पर बजाय इसके कि आप एक कैरेक्टर दें कि भाई Q0, Q1, Q2, आप पूरा एरे दे दें यहाँ पे, और एम्परसेंड ना लगाएं। ये 2-3 रूल्स हैं। आप बस एरे का नाम लिखें, स्ट्रिंग का नाम लिखें, और लिख दें %s। सिमिलरली आप इसको प्रिंट भी इस तरह से कर सकते हैं, लूप लगाए बगैर, %s q। आपको याद होगा मैंने कहा था दिस इज अ वेरी स्पेशल टाइप ऑफ एरे, और अब ये इनपुट ले रहा है। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कितने हैं हमारे पास, ओके यस, ABC 4 का एरे, हमने 3 वैल्यूज एंटर कर दी, कोई इशू नहीं है उसमें। आप मैक्सिमम 4 है, बट मिनिमम जितनी चाहें वैल्यूज इनपुट कर सकते हैं। तो ABC मैंने लिखा, एंड यू आर सीइंग कि ABC प्रिंट भी हो गया। बट अगर मैं ये चाहता हूँ, अब देखें ये की खूबसूरती है कि आपने इनपुट लिया scanf करके इस तरह, लेकिन सेव अब भी वो कैरेक्टर बाय कैरेक्टर ही हुआ है। इनपुट आपकी थोड़ी सी आसान हो गई है, लेकिन सेव अब भी वो कैरेक्टर बाय कैरेक्टर ही हुआ। यानी कि अगर मैं फॉर एग्जांपल कैरेक्टर प्रिंट करवाता हूँ ना, फॉर एग्जांपल Q1 को प्रिंट करवाता हूँ मैं सिर्फ, तो यू विल सी क्या प्रिंट होगा। आपसे मुझे जवाब चाहिए होगा कि क्या प्रिंट होगा। जल्दी से मेरी इनपुट देखें, मुझे बताएं जल्दी से क्या जवाब प्रिंट होगा। गुड फैसल, व्हाट अबाउट अदर्स, क्या कहते हैं? ग्रेट, राइट, एग्जैक्टली, बिकॉज वी आर ओनली टॉकिंग अबाउट द मिडल Q1 के ऊपर जो कैरेक्टर है, क्योंकि रीडिंग में आपकी थोड़ी सी आसानी हो गई है, लेकिन सेव अब भी वो कैरेक्टर एरे के अंदर ही हुआ है, तो यू कैन डू दैट। बट देर इज़ वन इशू हेयर एज वेल। फॉर एग्जाम्पल मैं ये काम करता हूँ कि प्रॉम्प्ट टैग दे देते हैं हम यूज़र को, कहते हैं कि एंटर यूर नेम। यूज़र से नेम लेते हैं, वो अपना नाम एंटर करेगा, तो वो किस में सेव हो जाएगा, क्यू के अंदर, और फिर हम उस नाम को प्रिंट करवा देंगे। ठीक है, इजी इनफ। या हम कह लेते हैं यहाँ पे यूर नेम इज़, ऐसा कह देते हैं। ठीक है, अच्छा, नाम जो होता है वो यूजुअली 6-7 वेरिएबल्स का, लेटर्स का होता है, ज़्यादा का भी हो सकता है, तो हम इसकी लिमिट थोड़ी सी बढ़ा देते हैं। सही है, तो नाम जैसे कि होता है, आपको पता है कि नाम सिर्फ 4 लेटर्स पे तो नहीं होता है, वो 10 भी हो सकते हैं, 40 भी हो सकते हैं मेरे ख्याल से। बट लेट्स से हम कहते हैं 20 हैं। अब देखिए यहाँ पर मैं 20 पहले नहीं कर रहा था जब हम लूप्स यूज़ कर रहे थे, क्योंकि हमें ये पता था कि ये लूप फिर 20 दफ़ा चलेगा। हमें अगर कम वैल्यूज़ भी डालनी है, एक 20 का एरे बना हुआ है, लेकिन उसमें मुझे सिर्फ शुरू के 3 वेरिएबल्स के अंदर वैल्यू डाल के प्रिंट करवानी है, तब भी लूप वो 20 दफ़ा ही चलता ऑब्वियसली, क्योंकि आपने एन तक चलाया हुआ था लूप। लेकिन इस पर्टिकुलर एग्जांपल को देखें तो इसमें 20 करें या 200 करें, आपका लूप उतनी दफ़ा चलेगा ही नहीं, क्योंकि बिकॉज देयर इज़ नो लूप। आप जितनी इनपुट देंगे उतनी में सेव हो जाएगी सिर्फ।
बाकी सारे अनयूज्ड रहेंगे, उसके लिए आपको 0 0 इनपुट नहीं देनी पड़ेगी बार बार। ठीक है, सो लेट्स ट्राई टू रन दिस एंड इसमें क्या क्या इश्यूज हैं ज़रा ये देखते हैं। एंटर योर नेम, चले नाम एंटर करते हैं, ज़ुबैर, योर नेम इज़ ज़ुबैर, ओके। बट द इशू हेयर इज़, एक और भी कर लेते हैं, व्हाट इज़ योर नेम, फॉर एग्जांपल हम कहते हैं फैसल, नॉट फैसल, सॉरी स्पेलिंग गलत हो गई, सो योर नेम इज़ फैसल, ओके। बट द इशू इज़ कि अगर मैं लिखता हूँ अपना नाम, पूरा ज़ुबैरुद्दीन शेख, गॉट द एरर, नॉट द एरर एक्चुअली बट द इशू आ रहा नज़र, एरर समझ में आ गया क्या एरर है, या एक्चुअली इशू समझ में आ गया कि क्या इशू है। द इशू हेयर इज कि अगर आप इस तरह इनपुट लेते हो ना, जिस तरह हमने लिए, बगैर आप लूप यूज़ किए अगर इनपुट ले रहे होते हो, अगर लूप चल रहा होता तो रिमेंबर के लूप तो पूरी दफ़ा चलता, आपके सारी चीज़ें रीड हो जाती, सारी चीज़ें प्रिंट भी हो जाती। बट इन दिस पर्टिकुलर सिनेरियो रीडिंग सही से हुई नहीं। अगर आप स्कैन एफ करते लूप लगा के तो ये सारे रीड हो जाता, आप जेड एंटर करते, यू एंटर करते, फिर बी एंटर करते, सारी रीड हो जाती, दैट्स नो इशू। बट इस तरह की रीडिंग और राइटिंग के अंदर इशू ये आता है कि स्पेस तक रीड किया जाता है और स्पेस के बाद वाली चीज़ें इग्नोर हो जाती हैं। यानी कि दिस नॉट होल थिंग इज नॉट द स्ट्रिंग, जस्ट ज़ुबैर इज द स्ट्रिंग। इसके बाद जैसे स्पेस आता है तो स्पेस इज लाइक एंटर फॉर दिस गाय, फॉर दिस पर्टिकुलर स्टेटमेंट स्कैन एफ। अगर m%s के साथ आप जो है वो इनपुट लेंगे तो वो स्पेस के बगैर सारी की सारी पहले जो आपने दी है वो इनपुट कर लेगा, इसके अलावा स्पेस के बाद वाली चीज़ें इग्नोर्ड, कहीं नहीं है, वो इनपुट नहीं आएंगी। अब इसको टैकल करने के लिए एक और तरीक़ेकार है, फिर हम दोबारा लूप की तरफ नहीं जाना चाह रहे, दैट इज़ अ वेरी ट्रिकी बिजनेस। इसके लिए एक और तरीक़ेकार है कि आप बजाय इसके कि स्कैन एफ यूज़ करें, स्कैन एफ यूज़ करने के बजाय, मैं इसको कमेंट कर रहा हूँ, आप एक दूसरी स्टेटमेंट भी यूज़ कर सकते हैं, और वो स्टेटमेंट मैं यहाँ लिख रहा हूँ, गौर से देखिएगा। स्कैनएफ तो आपको समझ में आ रही है, काम कर रही है, लेकिन स्कैनएफ में सिर्फ एक इशू ये आ रहा है कि वो इनपुट सिर्फ स्पेस तक कर रही है, स्पेस के बाद इनपुट नहीं ले रहा। लेकिन अगर आप स्पेस के बाद भी इनपुट लेना चाह रहे हैं तो फिर आप यूज़ कर सकते हैं एक अलग तरह की इनपुट स्टेटमेंट। स्कैनएफ से हटके एक स्टेटमेंट बनाई गई है सिर्फ स्ट्रिंग के स्पेसेस को कैलकुलेट करने के लिए। स्कैनएफ हमको पता है इनपुट के लिए यही स्टेटमेंट यूज़ होती है, प्रिंटिंग के लिए प्रिंटएफ यूज़ होती है, ठीक है। बट सिर्फ स्ट्रिंग को अकोमोडेट करने के लिए, कैरेक्टर एरे को अकोमोडेट करने के लिए देयर इज़ एन स्टेटमेंट नोन एज GETS। जस्ट लाइक इट इज़ जस्ट लाइक एन स्कैनएफ स्टेटमेंट, जैसे स्कैनएफ होती है ना, वैसे ही ये स्टेटमेंट भी है। स्कैनएफ भी देखें, स्कैनएफ होता है ब्रैकेट्स के अंदर आप कुछ लिख देते हैं। इसी तरह गेटएस एक स्टेटमेंट है जिसमें ब्रैकेट के अंदर हम क्या लिख देंगे, सिर्फ अपनी एरे का नाम, दैट्स इट। आपको कुछ और लिखने की ज़रूरत नहीं है, %s वगैरह लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर %s आपको लिखना है यहाँ पे तो फिर स्कैनएफ में ही लिख दें और वो बगैर स्पेसिस के रीड कर रहा है। लेकिन आप गेटएस लिखें, गेट्स नहीं पढ़ते, इसको गेटएस कहते हैं। इट इज़ शॉर्ट फॉर गेट स्ट्रिंग, स्पेसिफिकली डिजाइंड फॉर स्ट्रिंग इनपुट। सो गेटएस करके आप स्ट्रिंग का नाम यानी कैरेक्टर एरे का अगर नाम दे देंगे, नाउ दिस विल रन like the same as scanf, but now it will also read the string spaces, there it is, ठीक है। गेटएस जब बनाया गया तो इसके साथ साथ एक दूसरा प्रिंटिंग के लिए भी बना दिया गया एक, हालांकि इतनी कोई ख़ास ज़रूरत नहीं थी उसकी, लेकिन प्रिंटिंग के लिए अगर आप इस तरह की %s को यूज़ नहीं करना चाह रहे हैं अपने स्ट्रिंग के अंदर, प्रिंटिंग के अंदर, तो आप पुट एस का एक फंक्शन या स्टेटमेंट यूज़ कर सकते हैं। जिस तरह गेट एस है उसी तरह पुट एस है। सॉरी, इसकी जगह हम ये भी कर सकते हैं, गेट एस और पुट एस, तो इट विल वर्क द सेम। ठीक है जी।
योर नेम इज़ मैंने यहाँ पे पुट नहीं किया, सो वो हम लिख सकते हैं। अच्छा, इसके अंदर हम जो है वो इस तरह ये चीज़ नहीं लिख सकते ना, क्योंकि यहाँ पे परसेंटेज एस के लिए हमें इन्वर्टेड कॉमर्स तो कहीं ना कहीं लगाने ही थे, तो उसमें हमने साथ साथ योर नेम इज़ भी लिख दिया। यहाँ पर अगर हमें योर नेम इज़ लिखना है तो हम उसके लिए एक अलग स्टेटमेंट लिखेंगे, पहले पुट एस और फिर उसके अंदर लिख देंगे योर नेम इज़ और फिर पुट एस करके क्यों लिखेंगे। यहाँ तक कोई बात अगर समझ ना आई हो तो मुझसे पूछें, अभी टेक अ मिनट, सारी चीज़ें देखने और फिर मुझसे पूछें कोई क्वेश्चन आपके जहन में है तो। ऑल राइट, नो क्वेश्चन, सो मूविंग ऑन। एक और चीज़ ज़रा आपको समझानी है स्ट्रिंग से रिलेटेड, यानी कैरेक्टर एरे से रिलेटेड। आई विल हैव टू यूज़ एक्सेल फॉर दैट। सो अभी तक हमने ये कहा है कि अगर हम एक कैरेक्टर एरे बनाते हैं, जिस तरह से हमने क्यू बनाया है, तो ये क्यू एक कैरेक्टर एरे बन गया पूरा का पूरा। दिस वॉज Q0, then this was Q1, then this was Q2, then this was Q3, ठीक है, ऐसा ही था ना, Q4, Q5, कब तक चलेगा ये? 7, सॉरी गलत कर दिया मैंने, दिस इज 4 एंड दिस इज Q6, कब तक चलेगा भाई ये बताएं? चलता जाऊं, बस लिखता जाऊं, कितना लिखना चाहिए मुझे, क्या कहते हैं? नो वन, 10 लिख दें, 20 दफ़ा लिखेंगे यार, राइट, क्योंकि हमारा साइज़ जो था वो 20 था। बट द करेक्ट आंसर इज़ के जितना साइज़ होगा एरे का उतना ही जाएगा ये, उतना -1 जाएगा, राइट। सो लेट सपोज के साइज़ हमारा ये है, हमने n को 9 को n कह दिया, तो वो 9 वेरिएबल्स हमारे बन गए। तो इस तरह से हमारे वेरिएबल्स बन जाते हैं, ठीक है। ये सारे वेरिएबल्स हैं। फॉर एग्जांपल हमने इसमें इनपुट जब लिया, पुट एस के थ्रू हमने इनपुट लिया, तो इसके अंदर आ गया, फॉर एग्जांपल हमने लिखा अल्फ़ा, सॉरी ALPHA, फॉर एग्जांपल हमने पूरा वर्ड ये लिखा था, ठीक है। तो ये आपका एरे हो गया। कैरेक्टर एरे में एक और स्पेशलिटी भी ये है कि कैरेक्टर एरे जब भी उसकी वैल्यूज़ ख़त्म होती हैं, उसके बाद वो एक स्पेशल कैरेक्टर खुद इनपुट करता है, खुद एक स्पेशल कैरेक्टर इनपुट करता है। फॉर एग्जांपल मैंने इस एरे के अंदर स्टोर किया अल्फ़ा सिर्फ लिख के, तो जब आपने अल्फ़ा इसमें लिख के इनपुट किया, आपने पुटस लिखा, यूज़र ने लिखा अल्फ़ा या आपने खुद लिख दिया अल्फ़ा, तो ए चला गया 0 में, एल चला गया इसमें PHA। कैरेक्टर एरे की एक खुसूसियत ये है कि जब आपकी वैल्यूज़ ख़त्म होती हैं ना, एरे का साइज़ बेशक ज़्यादा हो या कम हो, जब आपकी वैल्यूज़ ख़त्म हो गई तो आखिरी वैल्यू के बाद ये एक स्पेशल कैरेक्टर डाल देता है। उस कैरेक्टर को इस तरह से शो करता है, \0। इस कैरेक्टर का एक स्पेशल नाम है, इसको कैरेक्टर को कहा जाता है नल कैरेक्टर। इट इज नोन एज नल कैरेक्टर। तो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ये कहता हूं कि इसके अंदर अल्फा नहीं, मैंने ब्रावो लिखा था, तो भाई B आ गया, R आ गया, A आ गया, V आ गया, O आ गया और फिर नल कैरेक्टर आ गया। इसी तरह से अगर हम कहते हैं हमने चार्ली लिखा था, तो C आ गया, H आ गया, A आ गया, R आ गया, L आ गया, I आ गया, E आ गया और फिर नल कैरेक्टर यहाँ पर आ जाएगा। यानी कि कैरेक्टर एरे ने नल कैरेक्टर हमेशा लिखना ही लिखना है एट द एंड ऑफ योर वैल्यू, ठीक है। इसी वजह से इट इज़ बेटर, ऑलमोस्ट IDEs इस चीज़ को खुद ही टैकल कर लेती हैं, बट एज अ प्रोग्रामर, एज अ साइंटिस्ट, वी शुड नो कि अगर आपने वैल्यूज़ स्टोर करनी है अपने कैरेक्टर एरे के अंदर 20, तो इट्स बेटर कि आप उसका साइज़ 21 रखें। अगर आपने वैल्यूज़ स्टोर करनी है 10, तो इट्स बेटर कि आप उसका साइज़ 11 रखें। नल कैरेक्टर की जगह कैरेक्टर एरे को खुद असाइन करके दें, वरना वो किसी और जगह पर नल कैरेक्टर स्टोर कर देगा, यानी कि ऐसी जगह पर स्टोर कर देगा जो कि आपने पहले से मुख्तस नहीं की हुई है। तो फिर हो सकता है कि आपके एरे के अंदर भी कोई इश्यूज़ आना शुरू हो जाएं, या फिर आपकी जो पूरी प्रोग्राम की वर्किंग है उसके ऊपर कोई इश्यूज़ आना शुरू हो जाएं। तो इट्स ऑलवेज़ बेटर
कि जितनी वैल्यूज़ आपको स्टोर करनी है कैरेक्टर एरे में, उससे एक ज़्यादा का साइज़ बनाएं, ताकि जब भी आप मैक्सिमम वैल्यू भी अगर आप डालेंगे ना, 20 अगर आपने कहा था कि मैक्सिमम वैल्यू है, तो मैक्सिमम वैल्यू भी आप डालेंगे तो आपके एरे के पास एक ऐसी जगह लाजमी होगी जिसमें वो नल कैरेक्टर खुद ब खुद स्टोर कर सकता है। ठीक है, विच मीन्स कि जब हम ये कर रहे थे, लेट्स कम बैक टू कोड ब्लॉक्स, जब हम ये कह रहे थे कि आपने एक कैरेक्टर एरे बनाया, उसका नाम रख देते हैं हम W, उसका साइज़ हम रख देते हैं N, और इसके अंदर फॉर एग्जांपल N को हम कह देते हैं 2 है ये। अच्छा, आप ऐसा भी कर सकते हैं कि एक से ज़्यादा मैक्रो डिफाइन कर दें। N को आप इस एरे के साइज़ के लिए ले रहे हैं ना, आप एक और मैक्रो डिफाइन कर दें। आप डिफाइन कर दें फॉर एग्जांपल A कह देता हूँ मैं, कैपिटल A, और इसकी वैल्यू 3, A को 3 कर दिया। अब मैं ये W मैंने बनाया है, इसकी वैल्यू 3 है, इसके जब भी मैं लूप्स बनाऊंगा तो वो 3 रहेंगे। तो जब मैं 3 के साइज़ का एक कैरेक्टर एरे बनाता हूँ तो इसको मैं असाइन कर देता हूँ E और T, और इसी तरह मैं इन दोनों को कमेंट कर देता हूँ। फिलहाल इस पर हम काम नहीं कर रहे हैं। एंटर योर नेम को भी कमेंट कर देते हैं। हम इस एरे को स्पेसिफिकली लेकर चलते हैं एंड लेट्स सी कि इसकी क्या वैल्यू प्रिंट होती है। प्रिंट एस को ही मैं यूज़ कर रहा हूँ, पुट एस को नहीं, क्योंकि देयर इज़ नो स्पेस। सो परसेंटेज एस एंड W को मैं प्रिंट करके देखता हूँ। लेट्स सी क्या प्रिंट होता है। एरर है कोई? ओके, नो, ठीक है। सो इट इज़ प्रिंटिंग ERT, तीनों हो गए। आपका साइज़ 3 था, 0 पे ये आ गया, 1 पे ये आ गया, 2 पे ये आ गया, 3 था ही नहीं, लेकिन 3 के ऊपर नल कैरेक्टर एग्जिस्ट कर रहा है, जबकि आपने 3 बनाया ही नहीं था। W2 तक है आपका सिर्फ। सो इट्स ऑलवेज बेटर कि आप चौथा भी यहाँ पर बना दें अगर आपको ERT स्टोर करना है तो। अब होगा क्या, अब भी वही चीज़ प्रिंट होगी, बट जिस तरह से मैंने कहा कि ज़्यादातर IDEs वो चीज़ खुद हैंडल कर रही होती हैं, तो अब भी ये चीज़ वैसी की वैसी काम कर रही है। बट यहाँ पर अब जो नल कैरेक्टर है, यू नो कि वो नल कैरेक्टर कहाँ पर है, और वो नल कैरेक्टर कहाँ पर है, W3 पर। W0 पर E है, W1 पर R है, W2 पर T है, और W3 पर नल कैरेक्टर है। यू नो दैट। अगर आप लोगों ने आपको ये करना है कि आप खुद, आपको लगता है कि ID हो सकता है कि नल कैरेक्टर अब भी कहीं और स्टोर कर दे, तो यू कैन डू दिस एज वेल। आप नल कैरेक्टर पे खुद लिख दें यहाँ पे। अच्छा, रिमेंबर, बिकॉज नल कैरेक्टर इज अ कैरेक्टर, तो ये दोनों चीज़ें भी इन्वर्ट इसमें ही आएंगी, सिंगल कोटेशंस में। इट इज़ अ कैरेक्टर, इसकी कोई वैल्यू नहीं होती, इट इज़ नल, इसकी कोई वैल्यू नहीं है, इट इज़ जस्ट अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ एंडिंग ऑफ अ वेरिएबल ऑफ द वैल्यूज़। तो आप ये काम भी कर सकते हैं। ठीक है। सो अब देखें, वही आउटपुट आ रही है आपके सामने, बिकॉज अब आपने नल कैरेक्टर खुद इनपुट कर दिया। तो यू कैन डू ऑल ऑफ दीज थिंग्स यूजिंग योर एरेज। अब एक पर्टिकुलर एग्जांपल को मैं लेता हूँ एंड लेट्स सी कि उसके अंदर नल कैरेक्टर का किस तरह से यूजेज हो सकता है। फॉर एग्जांपल, मैं यूज़र को कहता हूँ कि देयर इज़ n, मैं इसको मिटा देता हूँ, 200 कर देते हैं। कोई भी वर्ड यूज़र एंटर कर सकता है, और मैं ये यूज़र को कहता हूँ कि एंटर अ वर्ड, या एंटर अ सेंटेंस कह देते हैं। एंटर अ सेंटेंस, कोई सेंटेंस एंटर करे यूज़र, और प्रिंट एस नहीं, हम गेट एस के थ्रू उसकी इनपुट लेते हैं और पुट एस के थ्रू उसको प्रिंट करवा देते हैं। ये काम जो हमने नेम के साथ किया था, उसका मैंने सिर्फ नाम चेंज कर दिया, उसका मैंने सेंटेंस लिख दिया। फॉर एग्जांपल मैं लेता हूँ दिस इज़ अ काउ, प्रिंट हो रहा है, नो इशू देयर। नाउ फॉर एग्जाम्पल, मैं ये चाह रहा हूँ, अब मेरी प्रॉब्लम सुनिएगा, मैं ये चाह रहा हूँ कि जो सेंटेंस यूज़र एंटर कर रहा है, मैं ये चाह रहा हूँ कि उसके अंदर कैरेक्टर्स कितने हैं ये मैं काउंट कर लूँ अपने प्रोग्राम को यूज़ करते हुए। नंबर ऑफ कैरेक्टर्स इन योर एरे, इन योर नॉट एरे, यस एग्जैक्टली एरे, स्ट्रिंग। ठीक है जी। तो नंबर ऑफ कैरेक्टर्स कितने हैं आपके एरे के अंदर, ये मैं प्रिंट करवाना चाह रहा हूँ। हाउ कैन आई डू दैट? डू यू हैव एनी आइडिया? गिव मी योर आइडिया। सब अपने आइडियाज़ बताएं, कैसे हम कर सकते हैं। प्रिंट तो हो रहा है, मैं ये चाह रहा हूँ कि वो काउंट करके बताए कि कितने हैं एक्चुअली वेरिएबल्स। डोंट सर्च फॉर इट एनीवेयर, जस्ट गिव मी योर आइडिया कि आपको क्या लगता है। हमने जितनी भी चीज़ें अभी पढ़ी हैं उन सब से आपको क्या लगता है कि क्या क्या हम यूज़ करें, क्या काम करें जिससे जो है ये बेशक सही हो, गलत हो, या
ज़्यादा चलना हो, कम चल रहा हो, सबके लिए काम करेगा, सबके लिए काम नहीं करेगा, वॉट एवर, जस्ट गिव मी योर रफ आइडियाज़ कि क्या कर सकते हैं कि जो वैल्यू सेंटेंस यूज़र एंटर कर रहा है उसके नंबर ऑफ कैरेक्टर्स मैं काउंट कर लूँ किसी तरीके से। हाँ, कमांड कमांड तो ऐसी कोई नहीं है, मैं किसको कह नहीं सकता कि काउंट। मैंने अभी ये कहा ना कि जितनी चीज़ें हमने पढ़ी हैं उनको यूज़ करते हुए आपको क्या लगता है कि क्या हम कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप कहते हैं कि कोई कंडीशन लगा दें, आप कहते हैं कि कोई लूप लगा दें, आप कहते हैं कि वाइल को यूज़ कर लें। टेक अ मिनट एंड अंडरस्टैंड कि हम कैसे ये काम कर सकते हैं। अच्छा ओके, मुजीब शेख का एक जवाब आया है। मैं सबसे मुखातिब नहीं हूँ, आप सब सोचते रहें, मुझे बताइएगा, मैं मुझसे मुजीब से बात कर रहा हूँ। आप कह रहे हैं कि फॉर का लूप लगेगा, तो चलें वो स्टार्ट कहाँ से होगा और एंड कहाँ पर होगा, ये बता सकते हैं? अच्छा, प्रिंट एफ के बाद लगेगा, ठीक है, समझ लेते हैं। आप जितनी बात कर रहे हैं उससे मुझे अंदाज़ा हो गया है कि आप एक्चुअली क्या सोच रहे हैं। लेकिन अगर आप और थोड़ा सा एलाबोरेट करना चाहें तो कीप राइटिंग, आई एम हेयर टू रीड। सिमिलरली कोई और स्टूडेंट अगर बताना चाहें उनके जहन में क्या चल रहा है, कैसे हम ये काम कर सकते हैं कि हाउ टू काउंट। फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूँ उसमें ज़ुबैर, तो वो बता दे कि 6। मैं लिखता हूँ कंप्यूटर, तो वो बता दे कि 8। जितने भी एंटर करें, रिमेंबर कि आपका n 200 है। मुजीब जिस तरह से कह रहे हैं ना कि लूप लगेगा, तो वो लूप अगर 200 टाइम्स चल रहा है तो आई डोंट वांट इट टू रन 200 टाइम्स ऑब्वियसली। आई वांट इट टू रन ओनली दैट नंबर ऑफ टाइम्स जितने आपके पास कैरेक्टर्स हैं। तो अगर मुझे पहले ही पता है कि कैरेक्टर्स कितने, तो फिर मैं लूप क्यों लगाऊंगा? लूप लगाने के लिए लाजमी है कि मुझे पता हो कि कितने कैरेक्टर्स हैं, ताकि मैं उतनी दफ़ा लूप चलाऊँ। 200 दफ़ा तो नहीं चलाना। चलें जी, चले मैं बताता हूँ। आप लोग शायद सोच रहे हैं या मे भी शायद क्लास में ही नहीं है, कोई रिस्पांस मेरे पास नहीं आया है फ़िलहाल, एक दो के अलावा। तो जिस तरह से मैंने भी बताया ना कि जितनी भी आप वैल्यूज़ एंटर करेंगे उसके बाद नल कैरेक्टर स्टोर हो जाएगा, तो इसी नल कैरेक्टर को हम यूज़ करेंगे। और हम ये कहेंगे, पहली बात तो ये कि हमें ये नहीं पता कि कितनी दफ़ा हमने लूप चलाना है, इसलिए हम फॉर लूप को यूज़ नहीं करेंगे। ठीक है, बहुत ही अगर जिसको कहीं ज़ोर लगाएं तो हम फॉर लूप को भी यूज़ कर सकते हैं, बट हमारी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक फॉर लूप जब भी यूज़ होगा जब हमें पता हो कि लूप कहाँ से स्टार्ट होगा और कहाँ पे ख़त्म होगा। चलिए हमें ये तो पता है कि कहाँ से स्टार्ट होगा, हम काउंटिंग 0 से स्टार्ट कर देंगे, बट एंड कहाँ पर होगा वी डोंट नो दैट। तो इसके लिए एक पर्टिकुलरली हमने पढ़ा था एक लूप, वाइल लूप को हम यूज़ कर सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल मैं ये कहता हूँ कि एट द स्टार्ट ऑफ योर प्रोग्राम देयर इज़ अ वेरिएबल से काउंट, और उसकी वैल्यू है 0। उसी तरह जिस तरह सम की वैल्यू हमने इनिशियलाइज कर दी थी 0, क्योंकि एट द स्टार्ट ऑफ योर कोड द सम इज़ 0, और फिर उसके बाद हम 1 बाय 1 ऐड करते जा रहे थे। तो एट द स्टार्ट ऑफ योर प्रोग्राम द काउंट इज़ 0। ऑब्वियसली अभी यूज़र ने कुछ एंटर ही नहीं किया, तो फिर आपके एरे का काउंट जो है वो आपके जो वैल्यू है उसका काउंट 0 है। नाउ वी स्टार्ट के अब वैल्यू एंटर हो चुकी है, ठीक है। एंटर सेंटेंस गेटेस के अंदर कोई वैल्यू आ गई है, अल्फ़ा आ गई है, ज़ुबैरुद्दीन शेख लिखा हुआ है, या कंप्यूटर साइंस लिखा हुआ है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग लिखा हुआ है, वैल्यू आ चुकी है। अब मुझे काउंट करना है, तो मैं एक लूप लगाऊंगा, मैं कहूँगा वाइल। कोई कंडीशन होगी इसमें, कंडीशन के ऊपर मैं आता हूँ। जब तक वो कंडीशन ट्रू होती जा रही है आप काउंट में प्लस प्लस करते जाएं। यानी कि अगर वो कंडीशन ट्रू है, आपको एक कैरेक्टर मिल गया, काउंट प्लस प्लस कर दें। आपको एक और कैरेक्टर मिल गया, काउंट में एक और प्लस प्लस कर दें। आपको एक और कैरेक्टर मिल गया, काउंट में एक और प्लस प्लस कर दें। जितने कैरेक्टर आपको मिलते जा रहे हैं उसमें उतने काउंट आप में प्लस प्लस होता जाएगा, और जब ये लूप ख़त्म होगा तो आपके पास एक्चुअली काउंट की वैल्यू जो होगी दैट वुड बी द नंबर ऑफ योर कैरेक्टर्स इन योर इनपुट। फॉर एग्जाम्पल दैट इज anyone count, बट द इशू इज के हाउ वुड वी नो कि कैरेक्टर्स है और कैरेक्टर नहीं है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो कंडीशन आपकी लगेगी वो ये लगेगी कि पहला काम तो हमने ये करना है कि हमने कैरेक्टर बाय कैरेक्टर चेक करना है। हम स्ट्रिंग को चेक नहीं कर रहे पूरी को, यानी कि हम एक कैरेक्टर को उठाएंगे और हम ये चेक करेंगे कि अच्छा आपने कंप्यूटर लिखा था तो सी कैरेक्टर है, ओके, ओ कैरेक्टर है, ओके, 2 हो गई वैल्यू, एम कैरेक्टर है, ओके, 3 हो गई, पी कैरेक्टर है, ओके, 4 हो गई। इस तरह हम चलते रहेंगे, और जब एंड हो जाएगा तो हम कहेंगे अच्छा वैल्यू 16 हो गई। लेकिन एंड हम कैसे करेंगे? वी विल यूज़ नल कैरेक्टर, और हम कहेंगे जब तक आपके कैरेक्टर की वैल्यू यानी कि Q0 की वैल्यू फॉर एग्जाम्पल नल कैरेक्टर नहीं है,
अगर आपके कैरेक्टर की वैल्यूज़ को 1 मिनट के लिए इग्नोर करें, अगर आपके कैरेक्टर के जो आपके एरे का कैरेक्टर है उसकी वैल्यू नल कैरेक्टर नहीं है, तब तक आप काउंट प्लस प्लस करते जाएं। बट द इशू इज कि ये सिर्फ 0 के लिए थोड़ी ना चलना है लूप। ये पहले 0 के लिए होगा, फिर 1 के लिए होगा, फिर 2 के लिए होगा, फिर 3 के लिए होगा, फिर 4 के लिए होगा, ये तो चलता रहेगा। इसके लिए मैं एक काउंटर बना रहा हूँ यहाँ पे, इंट आई को ही मैं यूज़ कर लेता हूँ और मैं कहता हूँ आई इनिशियलाइज हो रहा है 0 से, ताकि ये फर्स्ट टाइम जब लूप चले तो Q0 चेक हो, Q0 चेक हो कि क्या वो नल कैरेक्टर नहीं है, अगर नहीं है तो काउंट प्लस प्लस कर दें। नेक्स्ट टाइम Q0 नहीं बल्कि नेक्स्ट टाइम जब आप कंडीशन चेक करो तो आई में भी प्लस प्लस करते हुए जाओ। आई में प्लस प्लस हो जाएगा तो अब Q1 को चेक किया जाएगा कि अब नल कैरेक्टर तो नहीं है, अगर नहीं है तो काउंट में और प्लस प्लस करें। नेक्स्ट टाइम आई में प्लस प्लस करके आप जाओगे तो 3 को भी चेक करोगे, और काउंट में ये तब तक प्लस प्लस होता रहेगा जब तक आपको कोई QI विच कैन बी 15, 16, 19 वॉट एवर, इवन 200 का आपका है सेट, तो उसका मतलब है कि इट कैन बी 196। तो जब आपको ये चीज़ मिले, क्योंकि हमें ये पता है, हमने अभी ये सीखा कि जब आपका कैरेक्टर, आपके जब कैरेक्टर एरे के अंदर वैल्यूज़ ख़त्म हो जाती हैं तो उसके बाद नल कैरेक्टर लाजमी स्टोर होता है उसके बाद, ताकि आपको पता लग जाए कि एंड कहाँ पर हो रही है आपकी स्ट्रिंग। ठीक है, तो वो तब तक चलता रहेगा जब तक आपको नल कैरेक्टर नहीं मिलता, और वो काउंट प्लस प्लस करता जाएगा, और जैसे ही वो काउंट प्लस 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 करता जाएगा तो एंड में जो काउंट की वैल्यू होगी दैट इज़ योर number of characters in the array. So it is saying under a sentence, for example I just say ZUBAIR। अब देखें होगा क्या, i की वैल्यू 0 थी, काउंट की वैल्यू भी 0 थी, क्या फर्स्ट Q ऑफ i यानी कि Z नल कैरेक्टर है? नहीं, तो इसका मतलब काउंट में प्लस प्लस कर दो, काउंट बिकम्स 1। सिमिलरली i बिकम्स 1 2, i भी 1 हो जाता है। अब फिर चेक किया जाता है QI नल कैरेक्टर तो नहीं है, अगर नहीं तो फिर काउंट में और प्लस प्लस किया जाता है, काउंट बिकम्स 2, i बिकम्स 2 एज वेल। फिर Q2 को चेक किया जाता है, क्या Q2 नल कैरेक्टर तो नहीं है, अगर नहीं विच इज़ B, तो उसमें फिर दोबारा काउंट में प्लस प्लस कर दिया जाता है, काउंट बिकम्स 3। सिमिलरली i बिकम्स 3 एज वेल। नेक्स्ट टाइम Q3 को चेक किया जाएगा, इस तरह ये चलता रहेगा। जैसे ही इसको फॉर एग्जांपल Q4 के ऊपर मिलता है, Q4 इज नल कैरेक्टर, तो अब ये लूप खत्म हो जाएगा और आपके पास क्या काउंट की वैल्यू थी अल्टीमेटली 4, तो प्रिंट हो जाएगा 4, क्योंकि आपके पास 4th नंबर के ऊपर इसको जो है वो 4th इंडेक्स के ऊपर इसको नल कैरेक्टर मिला। इसका मतलब है कि आपका साइज जो था वो 4 था, एंड दैट इज इट। ZUBAIR देयर आर 6 कैरेक्टर्स। सिमिलरली अगर मैं कोई और सेंटेंस इसको देता हूँ एंड यू विल चेक के इसके साथ भी आप जो है नल कैरेक्टर को यूज़ करते हुए यू कैन चेक द एंडिंग ऑफ योर स्ट्रिंग इन पोटेंशियली मिलियंस ऑफ कैरेक्टर्स। मे बी जिस तरह हमारे पास यहाँ पर 200 हैं, कुछ सेंटेंस लिखते हैं, दिस इज ए प्रोग्रामिंग क्लास, ये आपका कैरेक्टर है। 40 कैरेक्टर्स हैं इसके अंदर, गिन लें 40 हैं या नहीं है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34, bear with me, 35 36 37 38 39 and 40, sorry 40, because we know that space is also a character। ठीक है, नंबर्स को भी काउंट करेगा, व्हाट डू यू मीन नंबर को भी काउंट करेगा? आर यू सेइंग कि अगर मैं इसके अंदर अल्फ़ा न्यूमेरिक वैल्यू दे दूँ, यानी कि अल्फ़ाबेट्स भी हो और नंबर्स भी हो, तो वो उसको काउंट करेगा या नहीं? आर यू सेइंग दैट? लाइक फॉर एग्जांपल अगर मैं ये वैल्यू देता हूँ तो इट्स सेइंग 25, क्योंकि इसमें 4 इज़ अ डिफरेंट कैरेक्टर, 3 इज़ अ डिफरेंट कैरेक्टर, 7 इज़ अ डिफरेंट कैरेक्टर, 6 इज़ अ डिफरेंट कैरेक्टर, 5 इज़ अ डिफरेंट कैरेक्टर। तो आप बेशक नंबर्स लिखते हैं इसके अंदर, डजेंट मैटर, बिकॉज अ नंबर द पर्टिकुलर डिजिट विल ओनली बी कंसिडर्ड एज अ कैरेक्टर बिकॉज इट इज़ बीइंग स्टोर्ड इन अ कैरेक्टर एरे। ठीक है, सो दिस इज़ हाउ। अच्छा, एक और काम भी हम कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ये कहता हूँ कि वी वांट के आप जो सेंटेंस प्रिंट कर रहे हैं उसके अंदर जो डिजिट्स हैं ना, सिर्फ वो प्रिंट हो जाए।
सिर्फ जो डिजिट्स हैं वो प्रिंट हो जाए, पूरी चीज़ प्रिंट ना हो, सारी चीज़ प्रिंट ना हो, सिर्फ जो डिजिट्स हैं वो प्रिंट हो जाएं। तो फॉर एग्जांपल मैं यही काम कर रहा होता हूँ, लेकिन अब मुझे काउंट नहीं करना, मैं ये नहीं चाह रहा हूँ कि कितने हैं, आई डोंट केयर अबाउट दैट। आई जस्ट से कि सारी चीज़ें प्रिंट हो वन बाय वन। लेकिन अब देखें यहाँ पर भी ब्यूटी इस चीज़ की यही है कि हम वन बाय वन देखना चाह रहे हैं कि कौन से कैरेक्टर्स नंबर हैं और कौन से कैरेक्टर्स अल्फ़ाबेट्स हैं। ठीक है, सो अगर वो अल्फ़ाबेट होंगे तो हम पूरी स्ट्रिंग को तो नहीं ले सकते, हमें एक एक कैरेक्टर को चेक करना पड़ेगा। तो सिमिलरली हमें ये जानना पड़ेगा पहले तो कि आपका कैरेक्टर्स एंड कहाँ पर हो रहे हैं, यानी कि लूप यही लगेगा। अब इसके अंदर आप काउंट प्लस प्लस नहीं कर रहे, आई तो हमें चाहिए होगा हर दफ़ा नया, बट काउंट प्लस प्लस नहीं कर रहे, बल्कि मैं एक चीज़ ये चेक करता हूँ कि अगर जो आपका क्यू ऑफ आई आ रहा है विच वॉज नॉट अ नल कैरेक्टर, वी नो दैट, क्योंकि तभी आप लूप के अंदर आए हैं, क्योंकि दिस नॉट अ नल कैरेक्टर। आप जो क्यू ऑफ आई है, फॉर एग्जाम्पल मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि आपके उसके अंदर सेंटेंस के अंदर जेड जो है वो प्रिंट कर दें, सिर्फ जेड प्रिंट हो जाए अगर जेड है तो। अगर आपका क्यू ऑफ आई इक्वल्स टू जेड है, ठीक है, या फिर कैपिटल जेड भी हो सकता है। अगर आपका क्यू ऑफ आई कैपिटल जेड है, आपको पता है कि इन दोनों की आस्की वैल्यू डिफरेंट है, इसका मतलब है दोनों डिफरेंट कैरेक्टर्स हैं, तो हम प्रिंट करवा देंगे उसको। हम कहेंगे कि भाई प्रिंट हो जाए ये चीज़, परसेंटेज सी क्यू ऑफ आई, सही है, आई प्लस प्लस। तो अगर z होगा तो प्रिंट हो जाएगा, वरना नहीं। और ये कब तक चेक करता रहेगा, जब तक के z नल कैरेक्टर नहीं आ जाता। तो अभी मैं इनपुट एंटर अ सेंटेंस में कोई इनपुट देता हूँ, अब देखिए पूरा पूरा प्रिंट होना चाहिए था, क्योंकि ये लूप तब तक चल रहा है जब तक कि नल कैरेक्टर नहीं आ जाता और उसको प्रिंट होना था। लेकिन मैंने एक कंडीशन लगा दी, अगर z है तो प्रिंट हो, वरना ना हो। तब से z प्रिंट हो रहे हैं। सिमिलरली अगर मैं ये चाहता हूँ कि z के अलावा सब प्रिंट हो जाए तो मैं नॉट इक्वल टू लगा दूंगा, अगर z नहीं है तो प्रिंट हो। अब भी मैं वही काम करता हूँ। यस, ओके, वी आर एंडिंग द क्लास इन अ बिट। अब मैं z के अलावा अगर कुछ प्रिंट करवाना चाहता हूँ, देखें अगर कंडीशन ये है कि z नहीं है तो प्रिंट हो जाए, तो अब सब चीज़ें प्रिंट हो जाएंगी एक्सेप्ट z। एच बी, ये z क्यों प्रिंट हो रहा है, एंड देन यहाँ पर भी दो प्रिंट हो रहे हैं, वाई सारे z प्रिंट हो रहे हैं, गलती कर रहे हैं कोई हम। इफ दिस इज नॉट इक्वल टू z, या फिर अगर z नहीं है तो ये प्रिंट हो जाए, अदरवाइज प्रिंट ना हो। तो हम सही तो कर रहे हैं, क्यों ऐसा कर रहा है ये, वाई इज दिस बिहेविंग लाइक दैट, कैन एनीवन हेल्प, क्यों z प्रिंट कर रहा है ये। q ऑफ i is not equal to z, क्यू ऑफ आई नल कैरेक्टर नहीं है तो नीचे आ जाए, अगर क्यू ऑफ आई जेड नहीं है तो प्रिंट कर दें, अगर जेड नहीं है या जेड नहीं है तो प्रिंट कर दें। अगर जेड होगा तो ये चीज़ फॉल्स हो जाएगी ना, लेकिन इसमें भी प्रिंट कर रहा है, क्यों प्रिंट कर रहा है, कम ऑन हेल्प मी आउट। नहीं, इक्वल्स टू पे तो नहीं प्रिंट करवाना चाह रहा ना, मैं ये कह रहा हूँ कि अगर जेड नहीं है तो प्रिंट हो, टी और जी प्रिंट हो जाए, अगर जेड है तो प्रिंट नहीं हो, फिर भी ये प्रिंट हो रहा है, क्यों, क्या वजह है, क्या वजह है। इक्वल्स टू में तो सही काम कर रहा था। अच्छा, ठीक 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 ठीक, आई गॉट इट, आई गॉट इट। इशू समझा देता हूँ मैं आपको सिर्फ, उसके बाद क्लास फिनिश करते हैं। इशू ये है कि फॉर एग्जांपल स्मॉल z था ना, इसके लिए भी ये कंडीशन ट्रू हो रही है सारी की सारी, क्यों, क्योंकि स्मॉल z इट इज़ नॉट इक्वल टू z, ये तो ट्रू हो गई ना, ठीक है, सॉरी ये फॉल्स हो गई, सॉरी, इस स्मॉल z के केस में ये चीज़ फॉल्स हो गई। आप कह रहे थे क्यू ऑफ आई इज नॉट इक्वल टू z, लेकिन वो है, इसका मतलब ये चीज़ फॉल्स है। लेकिन आपने कहा या फिर अगर वो ये नहीं है तो,
या ये ना हो या ये ना हो, अब दोनों में से कोई एक भी ट्रू होगा तो चल जाएगा। तो ये तो नहीं है, लेकिन ये ट्रू है, दिस जेड इज नॉट दिस जेड, इसलिए ये चीज़ ट्रू हो गई। आपने कहा था ना क्यू ऑफ आई शुड नॉट बी इक्वल टू दिस जेड, तो ये नहीं है ना इसके इक्वल, आ गया, प्रिंट हो गया। ठीक है, ये इशू है इसके अंदर की, और वाली कंडीशन इसके अंदर काम नहीं करेगी, थोड़ा सा इसको चेंज करना पड़ेगा हमको। सो दैट्स अबाउट इट फ्रॉम टुडेज़ क्लास। नेक्स्ट क्लास के अंदर एक क्विज़ भी हमने अरेंज किया है। आज के लेक्चर के अलावा पिछले वीक तक हमने जितना पढ़ा है वो सारी चीज़ें इंक्लूडेड हैं। उसकी डिटेल्स वगैरह मैं नेक्स्ट क्लास में ही आपको बता दूंगा ऑब्वियसली, और हमने एक नेक्स्ट टॉपिक भी पढ़ेंगे कोई, वी विल लुक इनटू दैट। और अब तक की जितनी भी हमने चीज़ें पढ़ी हैं, आई विल लव इट अगर आप इस सब की प्रैक्टिस कर आ जाए नेक्स्ट क्लास के अंदर। नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स न्यूअर एंड न्यूअर टॉपिक्स डे बाय डे, सो इट्स बेटर दैट यू कीप अप। सही है, ओके। अटेंडेंस का स्क्रीनशॉट काइंडली मुझे भेज दें स्टूडेंट, और मुझे बता दें अगर आप भेज चुके हैं तो इस पे मैसेज बॉक्स में, so that I can end the class. Otherwise the class is dismissed. Thank you very much.